हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो आज हम समझेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि साइकोलॉजी की जो सीटीपी वाला पार्ट होता है उसमें खासकर पूछा जाता है। तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। अगर आप डेवलपमेंट को समझते हैं, डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, डेवलपमेंट कितने उसमें कितने प्रिंसिपल होते हैं और डेवलपमेंट की अवस्थाएं क्या होती है, तो साथ ही साथ उसके ये भी समझना होता है कि उसके प्रकार कितने होते हैं, डोमेन कितने होते हैं, क्योंकि इससे संबंधित 2 से 3 नंबर का आपसे क्वेश्चन हर टीचिंग एग्जाम में देखने को आपको मिलता है। तो उसी को आज समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कितने प्रकार के डोमेन होते हैं, ये समझना जरूरी है। और किस तरीके से कौन सा डोमेन कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं साइकोलॉजी में बेसिकली, ठीक है, तो ये समझेंगे। तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। अगर आप पहली बार आए हैं और आपको सब कुछ अच्छा लगे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर डे डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो देखिए, समझेंगे ये कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। तो डोमेन कहो या फिर टाइप कहो, ठीक है, डोमेन कहे या फिर टाइप कहे, बात एक ही है, क्योंकि साइकोलॉजी में अगर इस टर्म को यूज किया जाए तो डोमेन कहा जाता है, ठीक है। तो समझना एक एक पॉइंट को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वर्ड से संबंधित भी, जैसे कि यूपी टेट हुआ, केवीएस हुआ या फिर DSSS भी पीआरटी हुआ, तो उससे सिर्फ वो एक वर्ड, सिंगल वर्ड देकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। जैसे सी टेट है तो वो तो उसका जो कह सकते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ काफी ज्यादा होती है, तो वो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो समझेंगे कि डोमेन या डोमेन कहे या फिर हम कहे उसको टाइप, तो बात एक ही होती है, ठीक है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। तो विकास के क्षेत्र या फिर विकास के प्रकार, तो कितने प्रकार का होता है विकास, कितने उसके क्षेत्र होते हैं। तो एक होता है यहाँ पर वन बाय वन बात में समझेंगे। सबसे पहले आपको देख लेना है एक चार्ट में, एक व्यू में, ठीक है, कि होता कितने प्रकार का है। तो देखो, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट जो कि बच्चे के शरीर के विकास से संबंधित होता है। दूसरा होता है मेंटल कहो या फिर कॉग्निटिव कहो, बात एक ही है, मेंटल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक। तो मानसिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको छोटा दिखाई दे रहा हो क्योंकि मैं एक व्यू में आपको सभी डोमेन एक ही साथ दिखा देना चाहती हूँ। एक एक करके अब इंडिविजुअली इनको बाद में समझेंगे। फिर आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में का ही एक पार्ट है जिसे कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। इसमें भी थी किसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसको आप इसी के तहत हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। और यहीं पर हम जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट है, इसमें इसी के तहत हम मोरल डेवलपमेंट यानी कि क्रियात्मक, देखो शारीरिक विकास अलग होता है और क्रियात्मक विकास अलग होता है। और क्रियाएं जो कह सकते हैं कि जो हमारे क्रियाएं हैं, एक्टिविटी है, 2 तरह की मांसपेशियों से जुड़ी होती है, जिसमें हम सूक्ष्म क्रियात्मक एक्टिविटी को पढ़ेंगे और स्थूल क्रियात्मक एक्टिविटी को पढ़ेंगे, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ना क्या है बेसिकली पहले ये समझ लो। उसके बाद यहाँ पर देखो, सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है मोरल डेवलपमेंट, तो ये पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उसमें जो संवेग होते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, कौन कौन से संवेग किस टाइम पर उत्पन्न हो जाते हैं और किस तरीके से उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये समझना बेहद जरूरी है। यहीं से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और यहीं पर आपको फोकस करके हर एक अपने नंबर को पक्का कर लेना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप ये नहीं समझ पाते कई बार कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो जरूरी होता है कि थोड़ा सा आप फोकस करो कि हर एक टर्म को समझने का, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक व्यू में, ताकि आपको हेल्प मिले सभी के सभी डोमेन एक साथ में समझने में, ठीक है। तो चलिए मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे मूव करेंगे, समझेंगे। तो समझ गए, चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं, एक एक डोमेन को देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, समझने की जरूरत है। देखो, सबसे पहले हमने देखा था किसको, शारीरिक विकास यानी कि शारीरिक फिजिकल डोमेन को। तो ये होता क्या है, आप एक पिक्चर देख रहे हैं आप अपने सामने, और अभी भी जैसे कि आप इस एज में आ चुके हैं कि आप भावी अध्यापक बनने की तैयारी में हैं, तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आप साइकोलॉजी का समझे तो सबसे पहले अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ,
आप उस चीज को इस तरीके से समझे कि अभी मैं एक टीचर हूं, मैं अध्यापक हूं और मुझे किसी कक्षा को पढ़ाना है, या फिर कह सकते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी है जिनका मुझे ये ध्यान रखना है कि उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनका बौद्धिक विकास कैसे होगा, उनका शारीरिक विकास कैसे होगा। कोई मुझसे ये पूछे तो मैं, या फिर मुझसे ये कहे कि आप एक टीचर है, आप एक टीचर होने के नाते आप किस तरीके से बच्चों को इस चहुमुखी उनका विकास करेंगे, ठीक है। तो एक जिम्मेदारी जब आपके ऊपर मतलब जो माइंड का सोचने का तरीका है ना, वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये मत समझे कि आप स्टूडेंट, आप ये समझ लीजिए अभी से कि आप एक अध्यापक है, और उस फॉर्म में आप इस क्लास को देखें और तब समझने की कोशिश करना, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखो होता क्या है कि फिजिकल डेवलपमेंट, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट, छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, और जब छोटा बच्चा कह सकते हैं कि हम तो इसमें जो साइकोलॉजी है उसमें प्रसवपूर्ण यानी कि गर्भाधारण से लेकर अगर बात करें बाल विकास में तो किशोर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो हमें यह समझना है ना कि छोटा बच्चा है किशोर अवस्था तक कैसे पहुंचता है, तो उसका जो डेवलपमेंट है कितने प्रकार का होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहले हम ये बात करेंगे तो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, ठीक है। तो शारीरिक विकास क्या, कि शारीरिक विकास से तात्पर्य उम्र एवं शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात में मांसपेशियों का समुचित विकास होता है। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 साल का बच्चा है तो उसे कितनी मात्रा में हम दूध दे, कितनी मात्रा में उसको खाने की लिक्विड चीजें दे, ताकि उसकी जो एज है ना उस एज के अकॉर्डिंग उसकी मांसपेशियां डेवलप हो, ग्रोथ करे, है ना, तभी तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम उसे उसकी हाइट और कह सकते हैं कि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको खाना नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बेचारा दुबला पतला सूखा सुकड़ा सा हो जाएगा, तो उतना ज्यादा बीमार रहेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। और जब बच्चा किशोर उसमें शैशवावस्था में आता है, जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है, तब उसके डाइट प्लान चेंज हो जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम इस तरीके से चीजें देनी होती है, ताकि जो इसकी एज है उस एज के रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो उस रेशियो में क्या है डेवलप करे, उसका जो कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ हो। ऐसा नहीं कि आप जो है मतलब भरमार उसको खिला रहे हैं तो भी बच्चा क्या है कि थुलथुल हो जाएगा और ज्यादा मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी और लगेगा एज से पहले कह सकता कि वो बड़ा लगेगा, तो वो भी नहीं करना है। तो एज के अकॉर्डिंग ही, और या फिर ज्यादा दुबला पतला होगा तो वो ज्यादा बीमार रहेगा, बीमारी से उसके इमोशन डेवलपमेंट भी मतलब इफेक्ट होता है। ये भी आपने देखा होगा, सूखा सकड़ा सा जो बच्चा होता है वो ज्यादा चिड़चिड़ा होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु होती है, बढ़ती है, उसी के अनुसार उसकी डाइट उसको देनी चाहिए, ताकि उसके जो मसल्स है, उसकी मांसपेशियां है, उसी अनुपात में डेवलप करे, ग्रोथ करे, ठीक है। तो ये होता है फिजिकल डेवलपमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके भी कह सकते हैं कि परिवार में छोटा बच्चा हो तो ये भी आपको उसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। दूसरा इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि फॉर एग्जाम्पल शैशवावस्था में कोई बच्चा है, शैशवावस्था कोई बच्चा है या फिर बाल्यावस्था में कोई बच्चा है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार किस प्रकार से कितनी मात्रा में कितने क्या कह सकते हैं कि बैलेंस में डाइट को रखना चाहिए, जिससे कि समुचित मात्रा में उसका शारीरिक विकास हो सके। दूसरा ये कि कौन सा वह पक्ष है, अगर वो कमजोर रह गया तो अन्य पक्ष भी उससे प्रभावित होंगे। अगर आप बच्चे को प्रॉपर मात्रा में उसका शारीरिक डेवलपमेंट नहीं होता है तो क्या वो अच्छे से खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा, क्या अच्छे से पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, है ना, तो क्या अच्छे से अपनी अदर एक्टिविटी कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। बौद्धिक विकास भी कहीं ना कहीं उसका कमजोर ही रहेगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मोटर डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं क्रियात्मक विकास। आप दोनों को एक मत समझना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास अलग होता है। यहाँ पर है फिजिकल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट। मोटर का मतलब होता है हमारी मांसपेशियों से मांसपेशियों की
एक्टिविटी से, जो एक्टिविटी कर, देखो यहाँ पर तो मांसपेशियों को एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रोथ होना जरूरी है, लेकिन जब बात आती है कि मांसपेशियां तो अपने आप में बन गई है, उनका निर्माण हो गया, लेकिन समय पर अगर बच्चे को दौड़ने की जरूरत हो, अगर बच्चे को कूदने की जरूरत हो, अगर बच्चे को खेलने की जरूरत हो, तो वो मांसपेशियां प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, हाथ इस तरीके से घूम पाए, गर्दन इस तरीके से घूम पाए, झुकने की जरूरत हो तो बच्चा प्रॉपर तरीके से झुक पाए। ऐसा नहीं कि वो थुल बना हुआ है, ना वो दौड़ पाता है, ना वो झुक पाता है, ना वो कूद पाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है एक्टिव रहे, उनका मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, वो क्रिया करे, उनकी मसल्स पेशियां उनका एक्टिव रहे, तो जरूरी है उसके लिए कि आप उनके फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास पर ध्यान दें। ये बेहद जरूरी है, ठीक है। तो इसके तहत देखो, आपने देखा होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो आपने ये देखा होगा कि पेशियां भी दो प्रकार की होती है, पेशियां भी दो प्रकार की होती है। कौन सी? देखो, पूरा आपकी जो बॉडी होती है, बच्चे की बॉडी होती है, उसमें दो प्रकार की पेशियां होती है। एक पेशी बड़ी, जिसे कहते हैं ग्रोस, पूरा जिसमें बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, बड़ी बड़ी पेशियां, है ना। एक होती छोटी पेशियां, छोटी पेशियां जैसे कि हमारी हाथ की उंगलियां हैं, ठीक है, और पैर की उंगलियां हैं, अंगूठा है, तो ये छोटी पेशियां होती है। पता चला कि बच्चा दौड़ भाग तो पा रहा है, लेकिन उसको छोटी छोटी चीजों को पकड़ने में प्रॉब्लम होती है। वो सिर्फ और सिर्फ बैट से जो है इस तरीके से वो तो कर सकता है, बैटिंग तो कर सकता है, लेकिन बॉलिंग करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो बॉल नहीं फेंक, क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रहा। देखो, बड़ी स्किल्स यानी कि ग्रोस स्किल्स का तो वो यूज कर ले रहा है ना, लेकिन फाइन स्किल्स का जब यूज होने की बात आती है, वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको बॉल पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, बड़ी स्किल्स के साथ साथ में जो सूक्ष्म स्किल है, फाइन स्किल है, इनका भी यूज होना बेहद जरूरी है। तो जब एक बच्चे के डेवलपमेंट की बात आती है, तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, चहुमुखी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ग्रोस स्किल्स भी सही तरीके से काम करे और उसकी फाइन स्किल भी सही तरीके से एक्टिव हो, है ना। क्रियात्मक का मतलब वो क्रिया करे, वो एक्शन करे। बात समझ रहे हैं? मोटर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट समझ गए। इसके तहत दो स्किल्स होती है जिन पर फोकस करना, जिनका एक्टिव रहना, जिनको एक्शन में रहना बेहद जरूरी होता है, ताकि बच्चा ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट हो गया और उसकी कोई भी मांसपेशियां समय पर काम नहीं कर रही है, एक्शन में नहीं है, तो ये भी एक तरह से नेगेटिव माना जाएगा, ठीक। तो हर तरीके से, हर एंगल से कह सकते हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। देखो, बच्चा अच्छे तरीके से लिख पा रहा है, वो क्लिप को पकड़ पा रहा है, यहाँ पर बच्चा खेल कूद पा रहा है, तो कह सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ में उसका मोटर डेवलपमेंट अच्छा है ना। तो बात क्लियर हुई, तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है। चलिए आगे मूव करेंगे, यहाँ पर समझेंगे नेक्स्ट अपने उसको डेवलपमेंट को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे। अच्छा, इसको क्विट ही करना पड़ेगा, कई बार ये हैंग हो जाता है, इसमें यही प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो इशू आता है, टेक्निकली चीजें जो होती है ना, कि थोड़ा सी प्रॉब्लम में रहती है। देखो, नेक्स्ट यहाँ पर जो है उसके बाद आता है, बच्चे के शरीर पर तो हमने ध्यान दे लिया है, वो वो लंबा हो गया, वो तगड़ा हो गया, वो फिट है ना, वो एक्टिविटी पर प्रॉपर तरीके से कर पा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना जरूरी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो तो अपनी एज के अनुसार वो चीजों को सीखे। ऐसा नहीं कि बच्चा है तो 10 साल का लेकिन बात कर रहा है 2 साल की, है ना, तो ये भी तो गलत है ना। तो जरूरी है कि उसकी एज के अकॉर्डिंग ही, उसकी एज के अनुसार ही उसका संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास भी हो, यानी उसे अपनी एज के अनुसार उतनी चीजों का ज्ञान हो जितनी उसकी एज हो चुकी है। बात करें, अगर बच्चा 8th क्लास में है और उसे 3rd क्लास की भी चीजें नहीं आती है, तो आप क्या कहोगे कि बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। क्यों? या तो उसे समय पर चीजें नहीं सीखने दी गई है, या फिर कह सकते हैं कि उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो जरूरी ये होता है कि फिजिकल मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ में उसका मानसिक विकास भी उसी एवरेज में, उसी रेशियो में हुआ हो जितने की उसकी एज है, ठीक है। तो इस पक्ष पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो उसके लिए क्या है कि बच्चे का मानसिक विकास प्रॉपर तरीके से हो, बहुत अच्छे लेवल का हो, तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि कुछ चीजें हैं जो उसके
जो कॉग्निटिव डेवलप कॉग्निटिव को या उसकी कॉग्निशन को या फिर कह सकते हैं उसको मेंटल को डेवलप करेगा, उसका विकास करेगा। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि अगर एजुकेशन के पर्पज से हम ले तो वो कौन सी एक्टिविटी कराएं अगर हमें लग रहा है कि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या फिर किसी चीज को समझने में कमजोर है। हम कोई कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाते हैं तो उसे समझ में नहीं आता है, तो हमें पता चल गया कि उसका जो है कोग्निशन यानी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, कोग्निशन वाला पक्ष कमजोर है, तो हम फिर क्या करें, तो उसे इस तरीके की एक्टिविटी करानी है जिसमें कि इन्वॉल्व हो वो कौन से तत्व जो कॉग्निशन को बढ़ाते हैं, वो कौन से तत्व जैसे कि समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसे कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हम देंगे तभी तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, यानी कि मानसिक विकास होगा। फिर प्रत्यक्षीकरण, परसेप्चुअलाइजेशन, प्रत्यक्ष रूप से जब बच्चा किसी चीज का अनुभव लेता है तो उसका परसेप्चुअलाइजेशन यानी कि परसेप्शन उसका मजबूत होता है ना। आप मुझे देख रहे हैं तो देखकर पढ़ रहे हैं, यही चीज आप सुनकर पढ़ते तो इतना अच्छे तरीके से नहीं आपका कह सकते हैं कि आप क्लियर होते। वहां पर अगर आप 10% सीखते, अगर मुझे सुनकर आप सीख रहे होते, यहाँ पर आप मुझे देखकर सीख रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप कम से कम 70% तो क्लियर होंगे, है ना, 100 में से। तो जब किसी चीज को देखकर बच्चा अपना अनुभव लेता है, अनुभूति करता है किसी चीज की, तो वो उस वहां पर उसका परसेप्शन बनता है, प्रत्यक्षीकरण, जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर जो चीज सीखता है। ठीक है, कल्पना, इमेजिनेशन, कुछ उसे इस तरह का टास्क दो जिससे कि वो एज्यूम करने पर, कल्पना करने पर मजबूर हो जाए, है ना। तो वो कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से सोल्व हो सकती है। ठीक, दूसरा यहाँ पर चिंतन, ऐसी एक्टिविटी दो ताकि उसे चिंतन ही करना पड़े, जैसे कि हिंज कोहलबर्ग की थ्योरी में हम हिंज की दुहिता को पढ़ते हैं, वहां पर उसे चिंतन करना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे टास्क दो जिसमें वो फंसे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मेमोरी यानी कि जिसे कह सकते स्मृति यानी कि मेमोरी, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल टाइम्स आप एक्सरसाइज कराओ ताकि उसकी मेमोरी मजबूत हो जाए, उसका कॉग्निशन अच्छा मजबूत हो जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट यानी कि प्रत्यय, उसे किस इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझाओ ताकि वो कभी भूले ही नहीं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन वाली चीजें दो कि आप कहीं पर उसे टूर पर ले जाओ, पिकनिक पर ले जाओ, जैसे कि बच्चों को ले भी जाते हैं, वहां पर वो अलग अलग चीजों की बड़ी बड़ी इमारतों की, ऐतिहासिक इमारतों को अवलोकन करते हैं, तो वहां पर भी उनका कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है क्योंकि वहां पर नई चीजें सीखते हैं, उनके संज्ञान में नई चीजों का समावेश होता है। तर्क, अगर आप इतने सारे तत्वों पर काम कर रहे हैं तो आप ये भी देखो कि उनको इस तरीके की रीजनिंग दो ताकि उनको तर्क करना ही तर्क करना पड़े। तो रीजनिंग वाले भी आप उसे टास्क दे सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक्स बनाना, है ना, मैपिंग वाला काम दे सकते हैं जिसमें उसे तर्क लगाना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटी आप जब दोगे बच्चों को तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफी मजबूत होगा, जो कि हेल्प करेगा एक तरह से उनको उनके चहुमुखी विकास में। जो कहते हैं ना, जो बच्चा तेज होता है, जो जिसका माइंड शार्प होता है, जल्दी से चलता है, तो वो बाकी चीजों में बहुत जल्दी से एक्टिवली कर पाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे कि जो कॉग्निशन का मतलब होता है वो माइंड से होता है, मस्तिष्क विकास से होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, बात समझ गई। तो ये सहायक तत्व होते हैं, पूछे भी जाते हैं, पियाजे की थ्योरी में भी हम इनको पढ़ते हैं और पूछे जाते हैं बेसिकली कई बार कि निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व है जो मानसिक विकास का हिस्सा नहीं है, मानसिक विकास में सम्मिलित नहीं होता है। तो इस तरीके से आपसे ऑप्शन देकर पूछ लेगा, तो ये जो तत्व है आपको कंप्लीटली देख लेना है, एक नजर डाल लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड हट जाती हूँ ताकि आपको हेल्प मिले आगे। ठीक है, तो ये बात समझ गए। तो कॉग्निशन हुआ या फिर जो कह सकते हैं कि मेंटल हुआ, दोनों एक ही चीज होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे मूव करेंगे। अभी तक आपने 3 पक्षों को समझ लिया है। अब समझो कि देखो, अब देखो, अगर किसी बच्चे के पास में दिमाग है तो वो लैंग्वेज को सीख सकता है ना। आपने देखा होगा जिस जीव के पास में दिमाग नहीं है उसके पास में भाषा भी नहीं है। सिर्फ दिमाग ये नहीं होता है कि अगर वो अपने रोजमर्रा के काम कर रहा है, जैसे कि पशु होते हैं, जानवर होते हैं, हालांकि वो रोजमर्रा के काम होते हैं लेकिन वो रोजमर्रा के काम दिमाग से नहीं करते, वो इमिटेशन से करते हैं, अनुकरण से करते हैं। लेकिन इंसान ऐसा जीव नहीं है, इंसान के पास में दिमाग है, दिमाग है तो उसके पास में भाषा है। ठीक है, भाषा बाकी के भी पास में है, जैसे जानवरों के पास में भी है और कह सकते हैं कि पक्षियों के पास में भी है, लेकिन एक तरह से उनकी भाषा को आई थिंक बोली बोलेंगे क्योंकि वो कू 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 का आऊ ई आ इस तरीके से वो बोलते हैं, यानी वो प्रॉपर जो कह सकते हैं कि ध्वनियों का यूज नहीं, ध्वनियों का यूज करते हैं। ठीक है,
और बात करें इंसान की तो वो उसके पास में एक अपनी भाषा है कि उसके पास में उसका मस्तिष्क है, दिमाग है। तो जो भाषा का विकास होता है, भाषागत विकास होता है, वो मानसिक विकास के तहत ही आता है। ठीक है, तो ये उसी के थ्रू हम पढ़ते हैं। तो समझने की कोशिश करना कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हम प्रॉपर तरीके से इस पक्ष पर भी हमें ध्यान देना है कि शारीरिक विकास हो गया, उसका क्रियात्मक विकास हो गया, उसका कह सकते हैं कि मानसिक विकास हो गया, लेकिन बच्चा माइंडेड भी है, देखने में भी फिट है, एक्टिविटी भी ठीक करता है, लेकिन बोलता नहीं है। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया है, यानी कि उसका चहुमुखी विकास हो गया है? नहीं, आप ये कहोगे कि बच्चे के सभी पक्ष मजबूत है, लेकिन एक पक्ष कमजोर है। वो क्या? वो उसकी भाषा। अगर बच्चा बोलेगा नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो कह सकते हैं कि भले ही बच्चे को कितना भी ज्ञान हो, अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके सही ज्ञान की प्राप्ति हुई या फिर गलत ज्ञान की? हालांकि अपने आप को एक्सप्लेन करने के कई तरीके हैं, हम लिखकर भी, जैसे कि गूंगे व्यक्ति होते हैं, है ना, उनके पास में दिमाग तो है लेकिन वो गूंगा है, वो अपनी बात को बोलकर नहीं स्पष्ट कर पा रहा है, तो वो लिखकर स्पष्ट करता है, वो एक अलग बात है, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो यहाँ पर जरूरी होता है कि अगर सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है ना, बच्चे के गले में, तांते में जो कोई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें ये भी देखना है कि बच्चा बोलना कितने अच्छे तरीके से सीखता है। ऐसा तो नहीं कि वो 12 साल का हो गया लेकिन उसे वो झिझकता है या फिर उसे पता नहीं है कौन से शब्द को क्या बोलना होता है। अरे पानी को पानी बोलेंगे, दीवार को दीवार बोलेंगे, बोर्ड को बोर्ड बोलेंगे, लाइट को लाइट बोलेंगे, पंखे को पंखा बोलेंगे। बच्चा सीखता तो आप ही से है ना। जब बच्चे को ये नहीं पता होता है कि वो क्या है जो हवा में उड़ रहा है, तो आपसे पूछता कि मम्मी वो क्या है, तो आप क्या बताते? बेटा एरोप्लेन है। तो आप ही से तो सीखा उसने लैंग्वेज को। तो इसी तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट पर भी बच्चों के ध्यान देना है। जब आप एक टीचर बन जाते हैं तो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो वो हमेशा आपसे ये पूछेंगे कि जब अटक जाएंगे पढ़ते हुए, आपसे पूछेंगे कि सर इसको क्या बोलते हैं। तो वो उस टाइम पर पढ़ाई के साथ साथ में, कॉग्निशन डेवलपमेंट के साथ साथ में उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, क्यों? वो नए नए शब्दों को सीखते हैं, है ना। ये बात समझे आप। तो भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें बच्चा ध्वनि के सूक्ष्म अंतर, वर्ण, शब्द, वाक्य, काल आदि के बारे में जानता है। और दूसरा कि बच्चा अर्थ विन्यास यानी कि जिसे सिमेंटिक कहते हैं, और वाक्य विन्यास जिसे सिंटैक्स कहते हैं, का प्रयोग करना सीखता है। अर्थ सिमेंटिक की बात करें तो जब कोई सेंटेंस उसके सामने आता है, उसे पता होना चाहिए कि लास्ट पॉइंट और डेस्टिनेशन, अगर डेस्टिनेशन क्या होता है, लास्ट पॉइंट क्या होता है, अगर उसके सामने दो शब्द लिख दिए जाए, तो अगर उसने बता दिया कि दोनों का अर्थ एक ही है, तो हम कहेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि इसको क्लियर है। अगर वो कहे कि नहीं ये तो अलग अलग है, तो हम कहेंगे कि नहीं ये नहीं जानता, है ना। दूसरी बात, अगर बात करें किसकी सिंटैक्स की, तो उसको मतलब वर्ब का यूज कहाँ पर करना है, सब्जेक्ट का यूज कहाँ पर करना है, ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ पर करना है। जब इस तरीके से वो प्रॉपरली, अगर वो ये कहे आपसे कि मैं पानी जो कह सकते हैं कि यह मेरा पेन है ना, अगर मैं ये बोलूं, तो सीधी सी बात है, आप ये कहोगे कि हाँ, ऐसे शब्दों का ज्ञान है, उसकी लैंग्वेज क्लियर है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यह मेरी पेन है ना, तो मेरी पेन है यानी कि मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका लिंक यूज मतलब नहीं किया है, इसमें वर्ब मैंने दूसरी मतलब गलत यूज कर ली है ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बच्चे को पता नहीं है कि कौन सी चीज को क्या बोलना है। ठीक, तो इस तरीके से अगर उसको सही उसका डेवलप हुआ है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर माना जाएगा। अगर उसे शब्दों का ज्ञान नहीं है, वाक्य का ज्ञान नहीं है, तो उसको कहेंगे कि इसको ध्यान देने की जरूरत है कि कौन से पक्ष पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर। आपने भी देखा होगा देहात के बच्चे आते हैं, तो जैसे कि अगर आगरा मथुरा की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी ब्रज भाषा में है, तो यहाँ पर चीजों को, वर्डों को थोड़ा मतलब इस तरीके से बोला जाता है, जैसे लड़का लड़की है ना, मैं एक दो शब्द बोलूंगी तो आप भी हंसोगे, तो यहाँ पर लड़के लड़की को मोड़ा मोड़ी बोलते हैं, ठीक है। और इधर उधर को क्या बोलते हैं, जालंग जायलंग ते वालंग, है ना। तो इस तरीके से जब बोला जाता है तो बच्चों को ये इस पर काम करने की जरूरत है कि ताकि बच्चे मतलब देहाती भाषा छोड़कर एक मानक भाषा का ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट पर भी उसके ध्यान देना होता है बच्चे के। दूसरी बात यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्यों जरूरी होता है?
अगर हम डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के पक्ष की बात कर रहे हैं, प्रकार की बात कर रहे हैं, तो इतने सारे डेवलपमेंट बच्चों के हो गए हैं। तो देखो, उसे भाषा बोलनी आ गई है, उसका शरीर अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका है, वो एक्टिविटी अच्छे तरीके से कर रहा है, उसका मानसिक विकास अच्छे तरीके से हो चुका है। अब बात करें कि क्या बस इतना ही इनफ है? इतना ही इनफ है? इतना इनफ होने से काम नहीं चलता। भई उसे बोलना आता है, उसे सब चीज़ें उसको उसको ज्ञान हो गया है, उसका शरीर अच्छा बना हुआ है, लेकिन वो किसी न किसी समाज में रहता है। अभी तो वो घर में है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपने पड़ोस में जाता है, पड़ोस के बाद अपने स्कूल में जाता है, स्कूल के बाद वो उसका दायरा बढ़ जाता है कि वो कह सकते हैं कि लोगों से मिलता है, समाज से मिलता है, समाज की जो संस्थाएँ हैं उनमें जाता है, बैंक में जाएगा, ऑफ़िस में जाएगा, ठीक है? इस तरीके से सामाजिक संस्थाओं में जाता है तो लोगों से मिलता-जुलता है, तो उसे आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, और दूसरा कह सकते हैं कि लोगों के प्रति जो है एक ऐसा प्रेम का भाव होना चाहिए, और उसे बोलना आना चाहिए, अपनी बात दूसरों के सामने रखनी आनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि बच्चे का सामाजिक विकास प्रॉपर तरीके से हुआ है। तो सामाजिक विकास यानी कि बच्चे के सामाजिक सोशल डेवलपमेंट के पक्ष को मजबूत करने के लिए हमें बच्चों को ज्ञान देना होगा उन मूल्यों का जो समाज में रहने के लिए आवश्यक है। तो कह सकते हैं कि जब बच्चा आसपास अपने आसपास के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से मूल्य एवं प्रतिमान प्राप्त करता है तो वह सामाजिक विकास कहलाता है। तो मूल्य एवं प्रतिमान को ग्रहण करना किसमें सहायक सिद्ध होता है? बच्चे के सामाजिक विकास में। ठीक है, ये जो कह सकते हैं कि इसकी संस्था कौन सी होती है, अभी इसके माध्यम कौन से होते हैं जिससे कि बच्चे का सामाजिक विकास मजबूत होता है। तो इसमें बच्चा अपने परिवार, स्कूल मित्र मंडली, धार्मिक संस्थाएं, स्कूल हो गया, ठीक है, अन्य संस्थाएं हो गई, इनके माध्यम से ही कह सकते हैं कि उसका सामाजिक विकास होता है। ये सामाजिक विकास के प्रतिमान है, इनको ग्रहण करके बच्चा सामाजिक बनता है। समाज में रहने के लिए, सामाजिक प्राणी बनने के लिए जरूरी होता है कि समाज के मूल्यों को सीखे, उसके आदर्शों को सीखे। तो ये हमें बच्चों में डेवलप करना, उनको सिखाना, अच्छे अच्छे आदतें सिखाना, ये बेहद जरूरी है। ठीक है, तभी उसका कह सकते हैं कि एक अच्छा आदर्श सामाजिक विकास होगा। ठीक है, अगर आप उसको ये शिक्षा दो ज्यादा फ्रेंड से बात नहीं करना, ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं है, बातचीत नहीं करना है, तो ये आप भूल जाओ कि बच्चा कभी आगे जाकर अच्छा सामाजिक प्राणी बन सकेगा। क्यों? हो सकता है कि वो ऐसा बन जाए इंट्रोवर्ट टाइप में ज्यादा ये होता है कि बच्चा ज्यादा से किसी से घुल मिल नहीं पाता है, चुप चुप रहता है, और वो लोगों से अपने कांटेक्ट बनाने में हिचकता है, अपनी बात को रखने में हिचकता है। तो चलिए बाकी की बात इसमें नहीं करते, थोड़ा टॉपिक हटके हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, आगे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे। सोशल डेवलपमेंट है ना, तो सोशल डेवलपमेंट तो चलो अच्छा हो गया, लेकिन जो कह सकते हैं कि सोसाइटी की चीजें, समाज की चीजें तो हमने अच्छे तरीके से कवर कर ली, लेकिन समाज का ही कह सकते हैं कि समाज में रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ समाज का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। समाज में रहने के लिए हमें अच्छी आदतों को सीखना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छे नागरिक तभी कहलाएंगे जब हमारे पास में अच्छी अच्छी नैतिकता होगी। नैतिकता कौन सी? कि देखो, नैतिकता को एक तरह से अगर समझने की बात करें तो क्या होता है, सामाजिक विकास के तहत ही हम एक पक्ष पढ़ते हैं जिसे कहते हैं नैतिक विकास। तो नैतिक मूल्यों का विकास, जैसे कि मैकडूगल भी कहते हैं 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां देते हैं, 14 प्रकार के वो संवेग के बारे में बताते हैं। तो उन मूल प्रवृत्तियों की बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट की बात इसके जस्ट आगे करेंगे। अगर हम नैतिक मूल्यों की बात करें तो नैतिक मूल्यों में, जैसे कि कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में बताया है कि बच्चे के सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि उसके सामने दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो गलत होगा या फिर सही होगा, है ना, या तो उसे गलत को चुनना पड़ेगा या फिर सही को चुनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते उसे चोट लग गई, तो चोट लग गई तो वो क्या होता है कि मतलब उसे, या फिर कह सकते हैं कि रास्ते में कोई ऐसा मिल गया जिसकी वो हेल्प करना उसे आना चाहिए, यानी उसके अंदर ऐसा डेवलपमेंट हम करें बच्चे के कि अगर किसी की मदद उसे ऐसा में करनी पड़ जाए तो उसे ये ज्ञान हो कि जो इसकी मदद करने से अगर मुझे किसी दूसरे क्षेत्र में नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई किस तरीके से की जाएगी।
तो कहने का मतलब यही है कि उसके सामाजिक विकास के साथ साथ में उसमें कुछ नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता किस प्रकार से कि जब बच्चा होता है, बच्चे समाज के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सही एवं गलत, सही एवं गलत, अच्छा एवं बुरा, पाप एवं पुण्य, शुभ एवं अशुभ के बारे में वो सीखता है, इन तत्वों को ग्रहण करता है। ठीक है, इसी से उसका नैतिक विकास होता है। दूसरी बात कि बच्चे में नैतिक जो विकास होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसके परिवार से होती है। और यह है फिर क्या होता है कि अपने स्कूल में जाएगा, अपने दोस्तों से मिलेगा, और दोस्तों के बाद में क्या होता है, उसे समाज की विभिन्न संस्थाओं को फेस करना होता है, जैसे कि हमने सामाजिक विकास में भी देखा। तो इस तरीके से इस माध्यम से उसमें नैतिक विकासों का गुण भी विकसित होता है। वो अच्छा बुरा किससे सीखेगा? सबसे पहले अपने पेरेंट्स से, उसके बाद वो स्कूल जाएगा, अपने पड़ोस में जाएगा तो वहां से सीखेगा अच्छी चीजें क्या होती है, बुरी बातें क्या होती है ना, शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है, हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। ये जो चीजें होती है, कह सकते हैं कि ये भी बच्चे को सिखाना जरूरी है सामाजिक विकास के साथ, यानी कि उसको बोलने के साथ साथ में उसको समाज की अच्छी आदतों के साथ साथ में ये भी सिखाना होता है कि सही और गलत क्या है, अच्छा और बुरा क्या है, हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है। ठीक, तो ये इस तरीके से बच्चों के हर एक पक्ष पर ध्यान देना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर जो पक्ष है हमारा जिस पर ध्यान देना है, जिससे कि कह सकते हैं कि कंप्लीट डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हम इमोशनल डेवलपमेंट को कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बच्चे का एक शरीर होता है, बच्चे का एक दिमाग होता है, बच्चे के पास भाषा होती है, बच्चा किसी समाज में घिरा होता है, बच्चे के पास में सही और गलत दो चीजें उसको फेस करनी होती है। इसके साथ साथ में उसमें कहीं ना कहीं इमोशंस छुपे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं संवेग। जैसे कि मैकडूगल भी कहते हैं, मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, और मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ में उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। तो वो ये कहते हैं कि बच्चा सामाजिक भी है, बच्चा बोलता भी अच्छा है, बच्चा दिखने में भी फिट है, लेकिन पता चला उसके अंदर गुस्सा बहुत भरा है, या फिर वो बात बात पर रो जाता है, भले वो कितना भी बड़ा हो गया हो। तो क्या कहेंगे कि उसका वो जो है संवेगात्मक रूप से कमजोर है। आप फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, और आप प्राइवेट पढ़ाना भी शुरू कर रहे हैं, या फिर आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप खुद देखोगे, जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं खुद देखती हूँ, मेरे क्लास में इस तरह के बच्चे आते हैं कि एक तो फटाक से चीजों को सीख लेगा, दूसरा माथा पकड़ के बैठ जाएगा, कोई पेट में दर्द का बहाना बनाएगा तो कोई सर में दर्द का बहाना बनाएगा कि मुझे समझने नहीं आ रहा है, मुझे जो है याद करने में प्रॉब्लम हो रही है ना। और अगर उसको अगले दिन टेस्ट लिया जाएगा तो मुझे पेट में दर्द हो गया था, मुझे बुखार हो गया था। तो इस तरीके के बहाने बनाते हैं। तो ये देखा जाता है कि कोई कोई बच्चा ज्यादा बीमार रहता है ना, तो वो भी उसको इमोशनली कह सकते हैं कि फिजिकली और इमोशनली दोनों कनेक्ट होते हैं। अगर आपका मोरल डाउन है तो आप जल्दी ही बिना बीमारी के भी आप जो है बीमार आप दिखोगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप सब कुछ फिट है, आपका सब कुछ सही है, और एक बच्चा है, दूसरे बच्चे ने आपके क्या है कि किसी पेन को ले लिया, और आपने बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे उसको जो है 2 थप्पड़ जड़ दिए। क्यों? क्योंकि आपको बेहद तेजी से गुस्सा आ गया। तो आप बाकी लोगों के साथ में, अगर आप बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, समय से वो सही गलत फैसला नहीं ले पाता है, और कह सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सही समय पर सही मात्रा में सही व्यक्ति सही दशा पे गुस्सा करना या फिर नाराजगी जताना, अगर बच्चे में यह गुण है तो उसका कौन सा डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है, तो संवेगात्मक रूप से वो बच्चा परिपक्व है। लेकिन अगर वो बिना सोचे समझे, बिना किसी परिस्थिति के, बिना किसी मतलब असमय है ना, और बिना किसी वजह के, बात छोटी है और बड़े तरीके से वो एक्शन ले ले, गुस्सा करे, रोए, बात पे झगड़े, हर बात पे झगड़े, तो वो बाकी बच्चों के साथ में अपना समायोजन नहीं कर पाएगा। तो जब कक्षा में समायोजन नहीं कर पाएगा तो हम कहेंगे कि बच्चा संवेगात्मक रूप से कमजोर है, उसको कंट्रोल करना नहीं आता है अपने संवेगों को। तो हमें ये भी सिखाना है बच्चे का, ये भी ध्यान देना है कि समय पर जो संवेग है उसे प्रकट किया जाए। यानी कि अगर कोई वाकई ऐसी बात है रोने वाली तो तब रोया जाए, अगर वाकई झगड़े वाली बात है तो तब झगड़ा किया जाए, अदरवाइज झगड़े से तो बचा ही जाए, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आज किसी को पीट कर आ रहा है, आज जो है बिना बात के जो है मैं तो बस इस बात पे रो रहा हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना है ना। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे कि स्कूल ले जाते वक्त उनको घसीट घसीट तक ले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रो रो कर इतना बुरा हाल कर देते हैं कि उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका संवेगों पर कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो रो रो कर बुरा हाल कर देते हैं, क्लास में बैठते ही रोने लगते हैं, या फिर उनको जो है भूख लग जाएगी अचानक एकदम से, ठीक है, या फिर कहेंगे कि मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तो जो है घर जाना है। तो या इस तरीके के मतलब इमोशंस दिखाते हैं, बिना बात का गुस्सा, बिना बात का नखरा, बिना बात का जो है चिड़चिड़ाहट। तो इस तरह के बच्चे क्लास में समायोजन नहीं कर पाते। जब क्लास में समायोजन नहीं कर पाते तो इस तरह के बच्चे अपने आप में संवेगों को लेकर कुख्यात हो जाते हैं। और ये बात इस तरीके से कह सकते हैं कि उनका ये पक्ष यानी कि संवेगात्मक रूप से वो कमजोर होते हैं, तो इस पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। तो अभी हमने समझा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कई पक्षों में है। तो एक पक्ष भी अगर कमजोर रह गया तो हम नहीं कहेंगे कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाया है। यानी कि विकास अपने आप में इतने सारे पक्षों का क्या है, संगठन है। तो इस संगठन को अगर आप बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट चाहते हैं, चहुमुखी विकास चाहते हैं, तो सभी पक्षों पर ध्यान देना जरूरी है। सभी पक्षों को एक तरह से एक उचित अनुपात में उस पर काम करना जरूरी है। ठीक है, तो आप भी अगर भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, भगवान करे आपकी मेहनत सफलता आपको मिले, सफल हो जाए। तो जब आप एक टीचर बन जाएंगे तो आपको भी इस तरह के बच्चे फेस करने पड़ेंगे। और एज के अकॉर्डिंग कोई कोई तो बहुत ज्यादा कमजोर मिलेगा, छोटा मिलेगा, कोई कोई बहुत गुस्सैल मिलेगा, नखरेल मिलेगा, है ना। और कह सकते हैं कि इस तरह के बहुत से बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई कोई ऐसा थुल सा पड़ा रहेगा, उसको दौड़ाने को, कोई एक्टिविटी कराने को कहो तो वो नहीं करेगा। तो हम ये देखते हैं कि बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये जरूरी है कि आप एक टीचर है, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको हर एक पक्ष पर ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप बीच बीच में उनका जो है हर रोज उनका लंच चेक करें ताकि उनको डाइट प्रॉपर मिल पाए, है ना, उनका होमवर्क सही से समय पर जांचे, ठीक, और ये देखे कि बच्चा कौन सा शब्द गलत लिख रहा है, कौन सा सही लिख रहा है, तो वो भी देखना बेहद जरूरी है ताकि उनका कोग्निशन डेवलपमेंट भी प्रॉपर हो। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो अगर किसी से भी संबंधित आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी लोगों को भी शेयर करें। फर्स्ट टाइम के चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। अगर बाकी लोगों के जो जिनके लिए क्लास यूजफुल हो सकती है उन्हें भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।